नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दिल से दिल के इस सफ़र में। मैं हूं आपकी रेडियो दोशाली लेकर हाजिर हूं दिल से दिल का रिश्ता। और आज बहुत ही खास हमारा प्रोग्राम है दोस्तों, आप भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को। ये गीत गुंजन के बहाने, फरमाइशी फिल्मों के बहाने हम आ मिले हैं स्टूडियो में, जहां हमारी होगी बहुत सारी बातें। आज खास प्रोग्राम इसलिए कि आज हमारे स्टूडियो में कुछ नया है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, कलम वो ताकत है जो खामोशियों को भी आवाज़ दे देती है। और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी कलम ने इतिहास को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि वो जिया है। वरिष्ठ पत्रकार और पलामू के क्रांतिकारी जैसी प्रेरणादायक पुस्तक के लेखक। आइए दिल से स्वागत करते हैं हम उनका और कहते हैं कि रेडियो सम्राट की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में हैं प्रभात सुमन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे प्रोग्राम में। खास प्रोग्राम है जो आप हैं, ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत बधाई देती है, शुभकामनाएं और स्वागत करती है आपका। मेरी ओर से भी रेडियो सम्राट की टीम के सभी सदस्यों को और जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी को नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस स्टूडियो में हूँ और पलामू के श्रोताओं के सामने हूँ। मेरी कोशिश होगी कि जो भी मैं पलामू के बारे में जानता हूँ, पलामू को जीता हूँ, उसे आप सभी के बीच रखूँ। जी हाँ, हम सबके बीच में वो बातें रखी जाएंगी बहुत ही खूबसूरत जानकारी के साथ। चलिए इस सफ़र के हम सफ़र बने। हम सुमन सर को ये भी बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे श्रोता भी आ चुके हैं, क्योंकि दिल से दिल के इस सफ़र में बहुत अच्छा खूबसूरत सफ़र होता है। दिल से जुड़ता है हमारा पलामू और बहुत सारे हमारे दोस्त। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रोग्राम में आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत हो चुकी है हमारे बीच उन बातों की, उन सुनहरे पलों की। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी सर आपसे कि आपकी ज़िंदगी में पत्रकारिता और लेखन की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार का साहित्यिक लगाव पिछले 3-4 पीढ़ियों से रहा है। मेरा भी साहित्यिक लगाव रहा। मैंने अंग्रेजी में ऑनर्स किया, अंग्रेजी में ही एमए किया। खिलाड़ी भी मैं रहा था क्रिकेट का, तो इसलिए शुरुआत मेरी हुई है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के रूप में। टाइम्स ऑफ इंडिया उस समय पटना से निकलता था, उसी के लिए मैंने शुरुआत की थी। डाल्टनगंज में, उस समय बेदी नगर का नाम डाल्टनगंज ही हुआ करता था, यहाँ द्वितीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था। उसी के कवरेज से मेरी शुरुआत हुई, वहीं से मैंने अपना करियर शुरू किया। बाद में फिर इसी शहर से राष्ट्रीय नवीन मेल अखबार निकलने लगा। मैंने करीब 5.5-6 साल वहाँ काम किया। फिर पंजाब में मैंने अमर उजाला में काम किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट कर गया। पिछले कोई 22-23 साल से मैं दिल्ली में हूँ। वहाँ भी कई बड़े अखबारों में, दैनिक जागरण, नई दुनिया, नेशनल दुनिया, आउटलुक, फिर अमर उजाला, ये सफ़र मेरा पत्रकारिता का रहा। इसी बीच पलामू के ऊपर मैं छोटी छोटी चीज़ें बातचीत के इसमें या सोशल मीडिया पे लिखता था, तो वहीं से पलामू के ऊपर लिखने का एक ये आया और फिर पलामू के ऊपर मेरी कलम चलने लगी और मैं पत्रकार से लेखक बन गया, केवल पलामू पे लिखने के चलते। आपने अभी कहा कि लगभग 22 साल से आप दिल्ली में हैं, क्योंकि आपकी मतलब यहाँ पढ़ाई लिखाई के साथ ही जो शुरुआत आपकी हुई थी, आपकी जन्मभूमि ये है और कर्म भूमि के लिए निकल पड़े उस सफ़र में। लेकिन कहीं ना कहीं दिल पलामू में जुड़ा हाँ, रहा, हाँ। पलामू से। और पलामू की खासियत है कि पलामू हमारा सही में बहुत खूबसूरत है, दिल से भी और लेखनी के माध्यम से भी। ये साहित्य की जो गलियां हैं बहुत ही खूबसूरत है जो हमारे पलामू में है। आपने कहा आपकी पुस्तक पलामू के क्रांतिकारी, जिसकी मेरे ख्याल से 2 साल पहले, 2 साल पहले आपने इसे लिखा और इतनी प्रेरणादायक ये पुस्तक रही। लेकिन इसको लिखने की जो बातें आपके जेहन में कैसे आई? पलामू के क्रांतिकारी जी, पलामू मेरी नज़र में सौंदर्य, शौर्य और साहित्य की धरती है। जिसने भी पलामू को देखा उसे ये 3 चीज़ें जरूर मिली। एक, ये 3 सकारात्मक चीज थी, एक नकारात्मक चीज थी समस्या यहाँ, और इन चारों के ऊपर फिर एक शोध।
तो 5 स ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैंने समस्या वाले स को किनारे करके क्या बात है। शौर्य सौंदर्य के ऊपर ही काम किया। तो शौर्य की धरती ऐसी रही कि यहाँ राजा बेदती राय ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, यहाँ नीलांबर पीतांबर बंधु ने अंग्रेजों के नाके चने चबवा दिए। तो इनकी कहानियां हम लोग जानते थे, लेकिन अनायास 2020 में एक यहाँ हम लोगों के खिलाड़ियों का एक ग्रुप है, उसी ग्रुप में एक दिन आया कि मेरे दादाजी यदुवंश सहाय संविधान सभा के सदस्य थे और ये उनके हस्ताक्षर है। अब पलामू वासी होने के चलते मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए। जो लोग पहले से जो श्रोता सुन रहे हैं, अगर उन्हें मालूम होगा कि पलामू का संविधान निर्माण में भूमिका रही है तो उन्हें तो आश्चर्य नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो नहीं जानते होंगे उनके लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जिस पुस्तक से देश चलता हो उसकी रचना में पलामू के यदुवंश सहाय का तो नाम मुझे पहले मालूम हुआ, बाद में फिर मालूम हुआ कि अमीय कुमार घोष भी यहीं के थे। अब 299 सदस्यों में 2 तो एकदम बिल्कुल यहाँ के निवासी हो गए। यहीं से मेरे मन में आया कि जब पलामू का योगदान इतना बड़ा है संविधान निर्माण में और हम लोग पलामू को पिछड़ेपन और समस्या के रूप में जानते हैं, यहीं से मेरी कलम पलामू के ऊपर, शौर्य के ऊपर चलनी शुरू हुई। और फिर जो पुस्तक मेरी आई उसमें मैंने पलामू के 40 क्रांतिकारियों के बारे में लिखा। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने बातों बातों में ही बताया कि समस्या, समाधान, सौंदर्य, तो सही बात है। आप लोग जैसे शख्सियत जो है हमें सीखने की जरूरत है। सबसे पहले हम समस्या की बातें करते हैं, है ना। समस्या को अगर समाधान में अगर बदल दिया जाए, जीवन है, आए हैं, जाना है, खुशी है, दुख का पल है, ये सारी चीजें जो है जब खुशी मिले तो हमें लगता है ना कि बस यही पल है, पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन समस्या को भी साथ में लेके चले तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि समस्या इन लोगों ने जो कही उसको हमने पीछे रखा और समाधान को आगे। तो आज के जो हमारे युवा भी हैं जो पत्रकारिता के माध्यम से आ रहे हैं और लिखना चाहते हैं, मैं ये भी चाहूंगी कि जितने लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आज के शो को हमारे सुन रहे हैं, वो ये भी बात जाने कि लिखना बहुत बड़ी बात होती है। जो आपने कहा कि एक शोध किया, तो युवाओं के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को अपना आदर्श से पहले खोजना होगा जी। हाँ, हम अगर आदर्श किसी को खोज लेते हैं तो हमें लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लिखने के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो पढ़ना। हम कितना पढ़ते हैं, हम अगर 10 पेज पढ़ेंगे तो हम 1 पेज अच्छा लिख सकते हैं। अब आपने कही समस्या की बात, पलामू के लिए गरीबी सबसे बड़ी समस्या है। आज हम स्टूडियो में बैठे हैं, हमारे पलामू वासियों के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि ये महात्मा गांधी के पलामू आगमन के 100वां साल चल रहा है। 100 साल, 99 साल पूरे हो चुके हैं। अगले 11 जनवरी 27 को 100 साल पूरा हो जाएगा आने का। मेरे पास दोनों चीजें हैं, जो समस्या का भी जिक्र गांधी जी के सामने हुआ और समाधान कैसे हुआ। उन्हें जो सम्मान पत्र दिया गया उसमें सीधे लिखा हुआ है पलामू की दरिद्र जनता। दरिद्र जनता उन्होंने लिखा, यहाँ के लोगों ने। लेकिन गांधी जी ने उसके लिए क्या किया, जो समाधान में आपको बता रहा हूं। गांधी जी ने चरखा, खादी, ग्रामोद्योग के लिए सबसे बड़ी बात कही। गांधी जी जब आ रहे थे डाल्टनगंज तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मैं डाल्टनगंज किस लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने लिखा कि चरखा और खादी के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूं। आप सोचिए, जो सबसे गरीब क्षेत्र रहा हो, गांधी जी ने देश में चरखा और खादी के लिए धन उसी गरीब लोगों से जुटाया। मतलब समाधान खोजा कहाँ से, जो सबसे गरीब होगा उसका अंश जब देश के लिए जाएगा, चरखा के लिए जाएगा, तो समस्या से ही उन्होंने समाधान खोजा। और आज खादी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर की चीज हो गई है, लोग बहुत बढ़िया से पहनते हैं। तो खादी और चरखा के अभियान के लिए तो उसी तरह की जितनी भी समस्याएं हैं हमारे जिले में, शहर में, तो सभी का समाधान जो है वो संविधान है। तो संविधान रचना में 2 का तो मैंने पहले जिक्र कर दिया। तीसरा, यहाँ के एक जनप्रतिनिधि थे जो कि पहले नेशनल असेंबली के लिए चुनाव होता था, तो आज जो झारखंड है तो छोटा नागपुर से एक ही व्यक्ति चुने गए थे, बाबूराम नारायण सिंह। तो बाद में मैंने जब शोध करना शुरू किया
तो ये तीसरा नाम भी परफेक्टली आ गया। तो पहले तो मैं गणित के हिसाब से कहता था कि मान लीजिए 299 में 2 हैं तो 1% है। अब तो 299 में 3 बिल्कुल पलामू के हो गए हैं। हाँ, तो एकदम 1% संविधान है जहाँ से सारा समाधान निकलना है। तो हम अगर उस ओर जाएंगे तो हमें सारा समाधान। हाँ, इसके लिए आपने युवाओं का पूछा जी। तो पहले तो मन से युवा होना होता। मैं 2 युवा पुत्रों का पिता हूँ, लेकिन मन से अभी भी अपने को युवा मानता हूँ। क्या बात है, हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो युवाओं को सबसे पहले खोजना होगा, जैसे जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, लेखन में आ रहे हैं, तो उनको पहले पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए क्या है, इतनी साहित्य की चीजें पलामू से भरी पड़ी हैं कि हम अगर उनकी ओर जाएंगे, आपको मैं एक उदाहरण भी दे रहा हूँ कि बाहर के लोग आके पलामू में जब आए हैं, यहाँ की धरती ऐसी है कि उन्होंने क्या क्या नहीं लिखा है। फणीश्वर नाथ रेणु अकाल के समय यहाँ आए, उन्होंने लिखा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भाई संजीव चट्टोपाध्याय यहाँ मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने पलामू नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा। तो ये तो भारत के हुए लिखने वाले। लेकिन एक अंग्रेज महिला 1908 में अपने पति के संग यहाँ आती है और उसके पति इंस्पेक्टर थे यहाँ, और यहाँ से लौटने के बाद इंग्लैंड वो माई इंडिया करके किताब लिखती है। उस किताब में 40 पन्ने डाल्टनगंज के बारे में, कैसे यहाँ रही, यहाँ के कस्टम को कैसे उसने देखा, यहाँ शादी कैसे हो रही थी, एक ब्राह्मण की शादी का उन्होंने जिक्र किया है, चैनपुर राजा के यहाँ शादी में गई है उसका जिक्र किया है। शहर के बारे में लिखा है कि उस समय एक भी मीट की दुकान इस शहर में नहीं हुआ करती थी, कैसे जंगल में डाल्टनगंज में बाघ और तेंदुआ आ जाते थे, उन्होंने अपने घर में तेंदुआ खरीद के रखा था, उसका कैसे कैसे बेचने वाला 10 रुपए में 2 कह रहा था, बाद में उसकी उसकी तस्वीर उस किताब में है। तो अगर मैं उस पर लिखता हूँ और अगर आगे भी किसी को लिखना है तो पढ़ना तो जरूर होगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। युवा का जिक्र हमने इसलिए किया कि युवा को अगर हम देखते हैं तो वायु है ना। युवा हमारे देश की दशा और दिशा बदलती है, लेकिन फिर भी कभी कभी अफसोस होता है हमारा कि युवा हमारे कहाँ भटक रहे हैं। हमने इसलिए युवा की बात छेड़ी कि आप जैसे लोगों से सीखने की जरूरत है कि अगर कुछ लिखना है तो शोध करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, और किताब से अच्छी दोस्ती तो किसी से हो ही नहीं सकती। क्योंकि साहित्य में अगर गोते लगाने हैं तो उन पन्नों को पलटने की जरूरत होती है, जहाँ अथाह सागर है ना, उसमें जो हमने पा लिया। बहुत खूबसूरत हमारे पलामू में ऐसे ऐसे सफर शुरू हुए हैं। जैसे आपने कहा गांधी जी की बात कही, पलामू में काकोरी एक्शन के नायक अशफाक जो एक साल पहले उनकी हिस्ट्री को यहाँ हमारे टाउन हॉल में दिखाया गया था। सच में लगा कि जो हमारे कलाकार थे, नाट्य भूमिका जो दिखा रहे थे, सबके आंखों में आंसू आ गए थे। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। जब आजादी की लहरें चली थी तब कहाँ था ये सब, कुछ नहीं था। हमें तो बस यही था कि हमें आजादी, और हमें आजादी उन लोगों ने जो कहा कि उन्होंने लूट लिया, उन्होंने लूटा कहाँ, अपनी चीजों को उन्होंने रखा है ना। लूटने वाले तो लूट रहे थे, उससे उन्होंने बचाया। तो ये सफर के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, युवाओं की बात हम कर रहे थे, तो जो युवा हमारे लिए बिल्कुल यूथ आइकॉन बने, उसमें सबसे शुरुआत हम स्वामी विवेकानंद से करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये 3 नाम आता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो इन्हें तो बाद में फांसी दी गई थी, लेकिन उसके पहले 1925 में जब काकोरी एक्शन हुआ, दुर्भाग्य था इतिहास में इससे पहले काकोरी कांड कहा जाता था, अंग्रेज इसे कॉन्स्पिरेसी और कांड कहते थे, क्रांतिकारी इसे एक्शन कहते थे। इस एक्शन में शामिल 3 लोगों को फांसी हुई थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक एक्शन हुआ था। वो पकड़े जाने के पहले उन्होंने खुद को गोली मार ली थी, कहा था कि अंग्रेज मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकते। इस एक्शन के बाद सभी लोग अपने अपने ठिकाने बदल के देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए। ठाकुर रोशन सिंह कहीं अलग गए, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहीं अलग गए, वो पहले पकड़े जाते हैं। लेकिन अशफाकुल्ला खान जो थे, उन्हें जो जानकारी मिली, उन्होंने सबसे सुरक्षित जगह और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए सबसे मुफीद जगह जो खोजी, वो डाल्टनगंज। यहाँ पे प्रमोथो मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा 2 बड़े क्रांतिकारी हुआ करते थे। इन्हीं दोनों को मालूम था कि
यहाँ एक पे। हाँ अशफाक नाम का व्यक्ति यहाँ रह रहे हैं। और आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मैं तो इससे बिल्कुल थोड़ा सा अलग सोच में रखता हूँ कि देश की आज़ादी के लिए जब हम संघर्ष कर रहे थे तो क्रांतिकारियों की गतिविधियां इस तरह से हो रही थी। अशफाकुल्लाह खां डाल्टनगंज आते हैं और मथुरा के कायस्थ बन जाते हैं। क्या बात है। अब मैं हिंदू हूँ, कई जी। हमारे श्रोता होंगे वो मुसलमान जी, जी, होंगे। जी। हम जब भी किसी भी स्थिति में रहें तो अपने भगवान का नाम हम लेते हैं, राम को लेते हैं, शंकर को लेते जी। हैं। जो मुसलमान होगा वो अल्लाह अल्लाह करता जी। है। लेकिन कल्पना कीजिए कि एक देश को आज़ादी दिलाने वाला एक क्रांतिकारी दिल से अल्लाह अल्लाह बोलता होगा और देश के लिए जुबान से, हाँ। मथुरा के थे तो वहाँ राधे राधे बोलने की बिल्कुल। परंपरा है, राधे राधे बोलते होंगे। तो इतना त्याग देके वो सबसे बड़े यूथ आइकॉन पलामू के लिए, अगर पलामू के लोगों को अपना युवा नेतृत्व या युवा व्यक्तित्व जिससे प्रभावित होने का ये हो तो अशफाक उल्लाह खां से बड़ा प्रभावित करने वाला व्यक्ति पलामू में कोई नहीं हुआ। यहाँ आए और देखिए यहाँ हिंदू बन के रह रहे थे, हिंदुओं के बीच रह रहे थे, लौटते हैं तो पकड़वाता है मुसलमान ही, उनका मित्र है वो, बाद में उन्हें फांसी होती है। तो एक बार एक कार्यक्रम में चर्चा हो रही थी, मैं भी उस कार्यक्रम में वक्ता था, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी थे। तो उसमें एक जिले के अधिकारी ने कहा था कि अशफाक के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी है, इस पर शोध होना चाहिए। मैंने जब अपनी किताब में लिखा तो बहुत कम जानकारी थी कि 1.25 पेज का था अशफाक के डाल्टनगंज में रहने का। लेकिन मेरे लिखने का, देखिए पाठक मिलते हैं जब किताब को, तो दिल्ली से एक बड़े पत्रकार का फोन आया कि आपकी किताब में, और मनमथ नाथ गुप्त वो भी अशफाक काकोरी एक्शन में शामिल थे, बाद में बड़े अच्छे लेखक भी हो गए। वो नाबालिग थे इसलिए उनको फांसी नहीं हुई थी जी। उन्होंने भारत के क्रांतिकारी किताब लिखी। तो उन्होंने कहा कि एक चैप्टर जो आपकी किताब में है वही मनमथ नाथ गुप्त की किताब में है। तो मेरे लिए आश्चर्य और गर्व दोनों हुआ। दुर्भाग्य से मेरे पास वो किताब नहीं थी, मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं थी भारत की क्रांतिकारी। मैंने उस किताब को मंगाया और मेरी किताब जब छपी तो 15 दिनों के अंदर ही दूसरा संस्करण फिर आने की तैयारी हो गई। तो मेरे प्रकाशक, प्रभात प्रकाशन दिल्ली का प्रकाशक है, उन्होंने फोन किया कि दूसरा संस्करण हम दे रहे हैं, कुछ इसमें बदलाव करना है क्या। अब देखिए किताब खरीदने का असर क्या हुआ कि किताब अयोध्या के जेलर तक पहुंच गई, फैजाबाद के जेलर तक ये चीजें पहुंच गई। वहां से एक माध्यम से वहां से सारी तस्वीरें मेरे पास आ गई, क्या वहां शेर लिखा हुआ है, मनमथ नाथ गुप्त की किताब मेरे पास आ गई। अब वो जो किसी तरह से 1 पेज से ज्यादा बढ़ा के मैंने लिखा था वो 2 पेज पूरा बढ़िया हो गया, मनमथ नाथ गुप्त का उदाहरण उसमें हो गया। तो पढ़ने का ये फायदा होता है, लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए।